हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी, एक अंडररेटेड मूवी के बारे में मैं बात करूंगी। उस मूवी का नाम है राम प्रसाद की 13वीं, जो आई थी 2019 में। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया था। हालांकि आप लोग उन्हें जानते हैं, उनके कुछ पॉडकास्ट भी यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं, लेकिन मैंने भी अपने चैनल पर उनके लिए बात की थी और एक तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। निनाद कामत उनका नाम है। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस फिल्म का जिक्र किया था, तो मुझे लगा कि इस फिल्म को मैं ज़रूर देखूंगी, क्योंकि इस फिल्म में भी निनाद कामत का एक किरदार है। और मुझे काफ़ी क्यूरोसिटी थी इस फिल्म को देखने की, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी इस क्यूरोसिटी को कम किया जाए और इस फिल्म को देखा जाए। और शायद मुझे एक नया टॉपिक भी मिल जाएगा अपने चैनल पर बात करने के लिए, क्योंकि जब आप एक पॉडकास्टर बन जाते हो तब आपके लिए भी जो है कोई भी चीज़, देखिए हर चीज़ आपके लिए कंटेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको आप ऐसा फील करवाती हैं कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इस टॉपिक को थोड़ा कवर करना चाहिए, इस पर थोड़ी डेप्थ में बात होनी चाहिए। बहुत सारे, देखिए मैं ज़्यादा यूट्यूब पर घूमती फिरती नहीं हूँ। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत कुछ है। अगर अखबारें खोलें तो बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं, और यूट्यूब खोलो तो क्या स्टार्स, क्या व्लॉगर्स, मतलब इतने कुछ ऐसे क्रिंज व्लॉगर्स हैं जिनके बारे में मतलब मैं सुनती भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने कभी उन पॉइंट्स को कभी कवर नहीं किया, क्योंकि वो मेरे बस के नहीं थे, वो मेरे इंटरेस्ट के नहीं थे। तो जो मेरे बस के होते हैं, इंटरेस्ट के होते हैं, मैं ज़्यादातर उन्हें ही लेती हूँ, क्योंकि जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट भी रहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी होता है। और अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो तो फिर आपको उसमें अपना गुर्दा फेफड़ा डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से डाल देते हो, जो कि मैं करती हूँ जब भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करती हूँ जिस पर मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो इस फिल्म को देखना भी मेरे लिए एक पर्सनल इंटरेस्ट था, मेरी मजबूरी नहीं थी, मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने उस इंटरेस्ट को जो है वो पूरा किया और इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखा, क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो इस फिल्म की डायरेक्टर राइटर हैं सीमा पावा, और इस फिल्म का नाम है राम प्रसाद की 13वीं, जो शायद मैं अभी बता चुकी हूँ, नहीं बता चुकी हूँ, मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने कोई चीज़ का जिक्र किया है नहीं किया है। वो मेरी बेवकूफ़ी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो इस फिल्म को मैंने देखने का जो है बीड़ा उठाया, और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये इस फिल्म को एक तरीके से सीमा पावा को इस फिल्म के लिए डेब्यूटेंट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। और इस फिल्म की जो कहानी थी वो उनके ही लिखे हुए या काम किए हुए नाटक पिंड दान पर आधारित थी। एक्चुअली इसकी कहानी कुछ यूँ होती है कि जो नसीरुद्दीन शाह हैं और सुप्रिया पाठक, ये दंपत्ति हैं, और एक दिन अचानक से नसीरुद्दीन शाह बीमार होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और वहीं से जो है वो कहानी शुरू होती है, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह और सुप्रिया पाठक के होते हैं 6 बच्चे, जिसमें से 4 बेटे और 2 बेटियां। और ये एक के बाद एक आने लगते हैं, और जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या हंगामा होता है, क्या ड्रामा होता है। एक्चुअली हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक, जो जब किसी परिवार में किसी की डेथ होती है, किसी बड़े बुजुर्ग की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो कैसा माहौल बनता है, क्या क्या प्रक्रिया की जाती हैं। मतलब चूल्हा नहीं
जलता है, मतलब उस घर में चूल्हा नहीं जलता जिस घर में डेथ हुई है। आस पड़ोस से चाय वगैरह बनवाई जाती है और खाना होटल से मंगवाया जाता है। जो बिस्तर होता है जिस पर डेथ हुई होती है उसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर सारे लोग जो हैं वो टीवी नहीं देखते, कोई गाने नहीं सुनते हैं और ज़मीन पे सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अगर देखेंगे तो काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुओं में जब डेथ होती है तो यही सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक मेहमान जब आते हैं तो सबको एक ही कहानी बेचारी पत्नी सुनाती है, क्योंकि सब आकर यही पूछते हैं कि अरे भाई साहब तो चंगे भले थे, हट्टे कट्टे थे, अचानक से भाभी जी क्या हो गया। तो भाभी जी शुरू करती हैं, रात हुई, फिर रात को उन्होंने दवाई ली, खाना खाया, फिर बात कर रहे थे, वही सारा इंसिडेंट्स एक एक जन को जो भी आ रहा होता है उसको सुनाना, ये बिल्कुल सही बात है और इस फिल्म में भी दिखाया है। और सच में मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मैंने इस तरह का माहौल देखा था जब आज से कई साल पहले मिडिल 90s में मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी, तब बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। मैं बहुत छोटी थी, यंग थी। और ठीक है, कुछ टाइम के लिए बुरा ज़रूर लगा था कि दादाजी चले गए, लेकिन इतने सारे गेस्ट, इतने सारे लोगों को घर पे आता देखकर, पहले क्या होता था, पहले के बच्चे बड़े मासूम होते थे। घर में जब कोई गेस्ट आता था ना तो बच्चे बड़े खुश होते थे, क्योंकि पता है अब मम्मी पढ़ाएगी नहीं, मम्मी किचन में रहेगी, अच्छा अच्छा खाना बनाएगी और मज़ा आएगा, खेलेंगे कूदेंगे। पहले बच्चों के लिए यही एंटरटेनमेंट होता था, गेस्ट वगैरह। अब तो बच्चों का मुंह ही सड़ जाता है कि जब पता चलता है कि कोई रिश्तेदार आ रहा है रहने के लिए, तो हाथ पैर पड़ जाते हैं। पहले तो कहीं ना कहीं अपनी मम्मियों पर बच्चों को गुस्सा आता था पहले, कि क्यों मम्मी पापा से झगड़ा करती हैं, क्यों घर में कलेश मच जाता है। लेकिन अब बच्चे ही कलेश मचा देते हैं कि क्यों कोई घर में आ रहा है, हमारी प्राइवेसी जो है वो भंग हो रही है, एक चलता फिरता कैमरा आ रहा है, हमारी घर की रेकी करेगा, हमारी करेगा, फिर सारी बातें जो हैं वो नोट करेगा, फिर दूसरे को बताएगा। तो अब ये मामला हो गया। लेकिन पहले के ज़माने के जो बच्चे होते थे वो एक तरीके से अपने पिताजी के पक्ष में आ जाते थे, भले ही वो अपने पिताजी की कोई बात माने ना माने या माँ के साथ मिलकर पिताजी की खिलाफत करें। लेकिन इस मामले में क्योंकि पिताजी जो फादर्स होते थे उनको लगता था कि यार घर में कोई आता नहीं है, क्या है, बीवी का मुंह सड़ जाता है। तो इस तरह की जो बातें होती थी ना, तब बच्चे कहते थे क्या है मम्मी, अच्छा है ना, घर में गेस्ट आने दो, अच्छा लगता है, माहौल चेंज होता है, ये होता है। लेकिन आज हम अपने ही माँ के, शायद माँ भी कुछ नहीं बोलती है, माँ भी चाहती है कि घर में भाई गेस्ट आए, ये हो। माँ बाप अब एक तरफ हो जाते हैं और बच्चे सारे एक तरफ हो जाते हैं। पहले होता था कि फादर और बच्चे एक तरफ और माँ बेचारी एक तरफ, खास तौर पे ये गेस्ट के मामले में। तो खैर, जो हमारा जो टाइम था, जो मेरे दादाजी के वक्त, तो काफ़ी रिश्तेदार आए थे, क्योंकि जो मेरी दादी के साइड के जो रिश्तेदार थे वो काफ़ी दूर दूर रहते थे और पहले इतने यातायात के साधन तो थे ही नहीं। पहले तो मतलब 2-2 दिन की ट्रेन की सफ़र तय करके गेस्ट आते थे। और जब आते थे इतनी दूर से तो कोई 1-2 दिन के लिए तो आता नहीं था। हर कोई सोचता था कि यार जब निकले हैं तो फिर थोड़ा लंबा वक्त ही बिताएं, फिर उसके बाद कब मिलना हो, क्या मिलना हो, यही तो बहाने होते हैं मिलने के। और फिर कुछ ऐसे भी गेस्ट होते थे जो दूर से शहर से अफसोस करने आते थे, लेकिन फिर वो कहीं और भी चले जाते थे कुछ घंटों के लिए, कि अच्छा मैं फ़लाने से मिल लूँ, इससे मिल लूँ। तो ये भी बातें मैंने देखी हैं। नहीं तो शाम हो गई तो थोड़ा मार्केट घुमाऊँ, अपने पोते पोतियों के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह, कुछ चीज़ें ले जाऊं। घर में जब जाएंगे अपने तो पोता पोती जो हैं वो एंट्री नहीं लेने देंगे, कहाँ गए थे इतने दिनों के लिए। या फिर जो है जिसके घर में आए हैं उनके बच्चों के लिए भी थोड़े बहुत चॉकलेट्स वगैरह ले आएंगे, तो थोड़ा सा भार भी उतर जाएगा। तो पहले इस तरह की बातें होती थी और ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। हालांकि इस फिल्म की कहानी में मतलब
एग्जैक्टली डिट्टो डिट्टो जो मैं आपको बता रही हूँ सिमिलर नहीं है। काफ़ी कुछ चीज़ें तो सिमिलर हैं, क्योंकि जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे मेरे दादाजी का वो टाइम याद आया कि उनकी डेथ के दौरान क्या क्या चीज़ें होती थी। मेरी दादी से भी पूछा जाता था कि भाई अब तुम किसके साथ रहोगी, जैसे कि इस फिल्म में सुप्रिया पाठक से भी पूछा जाता है कि भाई अब तुम्हारा क्या होगा, कैसे रहोगी, तुम्हारी इस बहू से तो बनती है, इससे नहीं बनती है, इसके बच्चे छोटे हैं, इसको शायद तुम्हारी ज़रूरत लग सकती है। बहुत सारी बातें जब सारा परिवार इकट्ठा होता है ना, तब खास तौर पे जो बुज़ुर्ग महिला होती है, जो पत्नी होती है, उसका जब परिवार आता है, क्योंकि ज़्यादा तो मिलना जुलना होता नहीं है, लेकिन जब ऐसी दुख तकलीफ़ वाली घड़ी में फिर सब आ जाते हैं अपने अपने फ़र्ज़ निभाने के लिए। और फिर उस बुज़ुर्ग औरत का एक भाई भी आ जाता है चौधरी बन के, जो है सबको उपदेश वगैरह देता है। और कभी कभी मैंने भी देखा है कि जो घर की जो बड़ी बुज़ुर्ग के जो भाई होते हैं, वो भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। वो भी फिर एक तरीके से फादर फिगर की तरह सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लेते हैं। वही एक तरीके से मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। अगर थोड़ा सा घर में डिवाइडेशन को लेकर भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, तो बहन भी अपने भाई को कहती है कि भाई आजा, घर के फैसले करवा जा, तू, तेरी सबसे बनती है, तू बोलचाल लेता है, मेरा दूसरा भाई तो ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है नहीं, तो तू आजा। तो ऐसी भी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। मैंने, मतलब आप कह सकते हैं मेरे पास घरेलू एक्सपीरियंस बहुत है। पढ़ाई लिखाई का तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे ये घर गृहस्थी की तो काफ़ी हद तक नॉलेज है, जो मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। तो ये इस तरह का माहौल भी मुझे, क्योंकि एक चीज़ के साथ बहुत चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो जब मुझे ये फ़िल्म देखकर वो टाइम याद आ रहा था, तो उससे रिलेटेड कई चीज़ें भी मुझे याद आ रही थी। तो एक तरीके से मेरी उन मेमोरीज़ जो हैं वो ताज़ा हो गई कि किस तरीके से फिर जब ये सारा माहौल निपट जाता है। पहले क्या होता था, सोग जो होते थे 13-13 दिन तक चलते थे, गुरूड़ पुराण बिठाए जाते थे 13 दिन तक। अब तो सब 4 दिन में ही ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि लोग भी प्रैक्टिकल हैं। पहले ऐसी मान्यता होती थी कि 13 दिन तक आत्मा घूमती है और वो देखती है कि भाई कैसे किया है, क्या किया है। लेकिन अब क्या है, लोगों को प्रैक्टिकल है, इतना सब कुछ, लोग अब पढ़े लिखे हैं, तो अब लोग इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं। और मैं पर्सनली भी ये मानती हूँ कि जो चला गया ना, वो चला गया, उसको जाने दो, ठीक है। उसकी यादें ज़रूर आपके साथ रहती हैं, जो आपको तकलीफ़ देती हैं, आपको दुख देती हैं, आपको गिल्ट देती हैं। मैं इस बात को पूरे तरीके से मानती हूँ, लेकिन उसकी भी एक नई जर्नी है, तो उसे जाने दिया जाए। ठीक है, आप जो भी रिचुअल्स कराना चाहते हैं ज़रूर करवाइए, लेकिन उसका फ़ायदा आपको लगेगा, उसको नहीं लगेगा जो चला गया। ये सारी जो मान्यताएं इसीलिए भी बनी हुई हैं कि बच्चे जो हैं फिर कुछ करेंगे नहीं, वो तो फिर अपने ही अय्याशियों में डूबे रहेंगे। इसलिए ये थोड़े बहुत नियम रखे हुए हैं कि चलो जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा भगवान के नाम पर वो थोड़ा खर्चा वगैरह करें, नहीं तो यही ताश पत्ते जुए जलाली में ही पैसे बर्बाद कर देंगे। तो ये इस तरीके को रोकने के लिए ये कुछ प्रथाएं बनाई गई हैं, जो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली मेरे से पूछें, तो इतना ज़्यादा आपको अपनी श्रद्धा है, आप कुछ करवा सकते हैं, चैरिटी दे सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये 13-13 दिन बिठाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा, देखिए जिसके घर पर ये सारी चीज़ें होती है ना, उसको भी परेशानी होती है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो हमारे घर पर जब, मतलब दादाजी जो थे वो हमारे साथ ही थे, दादा दादी, तो जो भी था, जो भी आता था, मिलता था, वो हमारे घर ही आता था। बड़े बुज़ुर्ग, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहीं पर ही सब आते हैं, और उनके जाने के बाद भी, उनके जाने का अफ़सोस करने भी वहीं आते हैं। और पता है 13 दिन तक हमारा घर उल्टा हो गया था, पूरा घर हमारा ना नंगा हो गया था। कौन सी चीज़ किसकी कहाँ पड़ी है, सारे रिश्तेदार वगैरह जो कभी कुछ करते तो है नहीं, अपना घर वो लॉक करके आते थे, और हमारे घर की एक एक चीज़ का रेकी करना। बट पहले हमें ये बातें इतनी ज़्यादा यू नो
समझ नहीं आती थी, बट अब तो हम भी समझते हैं। और जब इस बार हमारी दादी की डेथ हुई थी तब हम लोग काफ़ी बड़े हो चुके थे और हमारे पास वो सारे एक्सपीरियंस थे, तो हमने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली हैंडल किया। क्योंकि देखिए, अब दूसरी जो घर की बूढ़ी बुजुर्ग थी वो भी चली गई, तो अब क्या होता है, अब लोगों को भी पता है कि हाँ भाई, अब बच्चे ही बच्चे हैं, तो बच्चों से हम क्या ही बात कर लेंगे। और अब जो ये बच्चे हैं ये भी अब बच्चे रहे नहीं हैं, ये भी बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अब ये हमसे इतना फ्री होंगे नहीं। और दूसरा, जो बड़े बुजुर्ग आए थे दादाजी के टाइम पर, उनमें से काफ़ी लोग, उनकी भी डेथ हो गई और अब वो बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब वो ट्रैवल नहीं कर सकते और उनके बच्चों को कोई आने में इंटरेस्ट है भी नहीं। और ऊपर से कोरोना का चल रहा था चक्कर, जिसकी वजह से लोग फिर ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों ने काफ़ी हेल्प करी। अदरवाइज़ तो मेरी मदर को बड़ा टेंशन हुआ करता था कि भाई, जब, क्योंकि हमारी दादी की भी एक अच्छी खासी एज हो रही थी, कि भाई सब कुछ कैसे मैनेज होगा। क्योंकि उनके भी एक्सपीरियंसेस थे दादाजी के टाइम पर, कितना उनको भी एक्सप्लॉइट किया गया। अब देखो, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो 13-13 दिन तक गरुड़ पुराण बिठाना, फिर कुक लगते थे, तो देखिए फाइनेंशियली भी खर्चा तो होता ही है। हालांकि जो चला गया है वो तो कोई खा पी नहीं रहा, खा पी कौन रहा है, जो अफसोस करने आ रहे हैं, और वो भी खा रहे हैं, हंस रहे हैं, गिद्दे टप्पे पा रहे हैं, कह 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 के। कुछ 2 बार मैं देखती थी छोटे होते कि 2 घड़ी पहले लोग स्टार्टिंग में हाथ जोड़ के आते थे, चेहरा ऐसे उदास करके, फिर उसके बाद कुछ आधे घंटे बाद मैं देखती थी वही लोग हंस रहे होते थे उन्हीं के साथ में बैठकर। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी, और मुझे लगता था कि अगर मैं किसी से हंस बोल रही हूँ तो मुझे चुप कराया जा रहा है, अरे हंसो मत, गाने मत गाओ, ये अच्छा नहीं लगता। तो खैर, हम भी बहुत यंग थे तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अब समझ में आ रहा है, क्योंकि अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, मतलब बड़ों के भी बड़े हो चुके हैं, तो हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। बट उस टाइम पर बहुत यंग थे, बहुत यंग। हम लोग कहते थे कि भाई कब टीवी चलेगा, कब हम कोई रेडियो भी नहीं सुन सकते। चलो रेडियो तो छोड़ो, टीवी तो सबको देखना होता था, टीवी का अपना एक क्रेज़ होता था। तो ये सारी बातें मतलब याद आती थी। और फिर भाइयों के बीच में टेंशन भी हो जाता था कि भाई अब किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा। कुछ ऐसे भाई भी होते हैं जो ये जानते हैं कि भाई हमने माँ बाप की सेवा तो की नहीं है, हम लोग क्या लेकर करेंगे, लेकिन अपनी फैमिली है हमारी, और वो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि नहीं, मुझे अपने माँ बाप से हिस्सा लेना चाहिए, तो मैं थोड़ा बहुत ले रहा हूँ, तो जो भी मुझे दोगे मैं ले लूँगा। लेकिन कुछ ऐसे भाई होते हैं जो करते कराते कुछ नहीं है, लेकिन एक जेलसी होती है। और कहीं ना कहीं मैं, देखिए, मैं हमेशा ये इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि 2 भाइयों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका रीज़न उनकी बीवियाँ नहीं होती, वो खुद ही होते हैं। क्योंकि उनके माइंड में एक बीज होता है, जिस बीज को बीवी पानी डालती है तो पौधा बनता है। अगर उस भाई के अंदर कोई बीज ही नहीं होगा तो बीवी कितना भी पानी डाले वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बात होती है जो मैं मानती हूँ। तो हम किसी थर्ड पार्टी को क्या ब्लेम करें, थर्ड पार्टी को क्या लेना देना है, थर्ड पार्टी का ना कोई ब्लड कनेक्शन होता है ना कुछ ऐसा होता है। तो ये भी बातें होती हैं। खैर, मैंने ये सारी डिवाइडेशन जो घर की बहुत देखी है, और इसमें मेरी दादी ने मेरे फादर का काफ़ी साथ दिया, और मेरे फादर ने मेरी दादी को काफ़ी संभाला। सिर्फ मेरे फादर ने ही नहीं, मेरी माँ ने भी, और जो भी मेरी दादी ने मेरे फादर को सपोर्ट किया, तो उस चीज़ का रीपेमेंट मेरी मदर ने भी दिया। तो ये सारा जो इक्वेशन है ना, ये बदल जाता है जैसे ही घर के एक बुज़ुर्ग सदस्य की डेथ होती है। यानी कि जो, अगर मैं बात करूं कि, मतलब मैं अगर दे बताऊं आपको खोल के, कि जब ससुर की डेथ होती है ना, तो ससुर की डेथ के बाद ही बहुओं के भी मुंह खुल जाते हैं। पहले तो बहुएं तारीफ करती हैं, अरे पापा जी तो बड़े अच्छे थे, ये थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो भी, अरे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ उसको दे दिया, हो तुम तो मत रहे हो तुम तो ऐसे हो।
तो फिर बहुओं के भी मुंह खुल जाते हैं, फिर वो भी सासों को बोलने लगती हैं, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर भी आपको, मुझे लगता है कि इस फिल्म के काफ़ी जो स्क्रीन प्ले हैं, जो इसका सिनेरियो क्रिएट किया गया है, वो काफ़ी हद तक आम घरों में होने वाली बातों को और इक्वेशन को दर्शाता है, और काफ़ी आप लोग इससे रिलेटेबल फील होंगे। इसमें स्पेशल अपीयरेंस जो है वो कोनकाना सेन का भी है, जो घर की छोटी बहू होती हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं और दूसरे शहर में रहती हैं, तो फिर कैसे आकर उनके समीकरण बदलते हैं। और इसमें विक्रांत मैसी भी हैं। हालांकि उस वक्त विक्रांत मैसी छोटे मोटे रोल किया करते थे, इतना उनको नोटिस नहीं किया जाता था। मतलब एक तरीके से वो अपना संघर्ष कर रहे थे करियर के लिए। लेकिन अब तो खैर विक्रांत मैसी को अच्छा खासा एक स्क्रीन टाइम दिया जाता है, उनकी एक्टिंग पर भरोसा किया जाता है। तो सीमा पावा ने काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी चीज़ों को संभालने में कामयाब रही हैं। उनकी जो स्टार कास्ट है वो बहुत अच्छी है। नसीरुद्दीन शाह का काफ़ी कम रोल है, और सुप्रिया तो उनकी समधन भी हैं, क्योंकि अपने दोनों बच्चों का ब्याह, यानी कि जो सीमा पावा हैं उनके दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चों का जो ब्याह है, शादी है, वो उन्होंने सुप्रिया पाठक के बच्चों से करी है। यानी कि जो सीमा पावा जी और मनोज पावा जी के एक बेटा है, एक बेटी है। तो और उधर जो सुप्रिया जी और पंकज कपूर है, उनके भी एक बेटा एक बेटी है। तो एक ही घर में उन्होंने डबल रिश्तेदारी जोड़ रखी है। तो इसमें अ, सनाया सनाया नाम है शायद, सुप्रिया जी की बेटी का सना, सॉरी सना नाम है। तो सना कपूर भी इसमें सुप्रिया पाठक का यंग वर्जन का छोटा सा रोल उन्होंने किया है, क्योंकि उनकी शक्ल काफ़ी मिलती है अपनी मदर से। तो ये एक चीज़ ट्राई करी है जो काफ़ी यूनिक लगी है, जो शायद इतनी नोटिसेबल नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी झलक ही आपको दिखेगी सना की। और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया है। लोग कहते हैं कि फ़ीमेल डायरेक्टर कम होती हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जिस तरह का उन्होंने जो पकड़ा है, जिस तरह का कहते हैं ना, किसी वो नब्ज़ जो उन्होंने पकड़ी हुई है फिल्म की कहानी की, वो बिल्कुल सही तरीके से सीमा जी ने पकड़ी है। और देखकर लगता है कि उनका एक्सपीरियंस तो है डायरेक्शन का, रंगमंच से वो हैं और इतना काम कर चुकी हैं। और उनके जो हस्बैंड हैं मनोज पावा, वो इसमें नसीरुद्दीन शाह के बड़े बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। और इसमें बहुओं में आपको कई ऐसे चेहरे दिखेंगे एक्ट्रेसेस के। सादिया करके भी एक एक्ट्रेस हैं जो बनेगी अपनी बात में, प्रिया के किरदार में आया करती थी, वो भी इसमें जो बहुएं हैं सुप्रिया पाठक की, उन बहुओं में से एक बहू का रोल उन्होंने किया है। और इसमें विनय पाठक भी हैं जो सेकंड नंबर के बेटे हैं, और निनाद कामत जो हैं वो थर्ड नंबर के बेटे हैं। जो फोर्थ नंबर के बेटे हैं उन्हीं की बीवी हैं कोनकाना सेन, और बाकी दो बेटियां हैं। तो जो दामाद आकर जिस तरीके से घर में बैठते हैं, किस तरीके से दामादों के भी मुंह चिढ़ जाते हैं कि भाई तुम्हारे बाप ने अपनी वसीयत में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, क्योंकि उनको बीवी से मतलब नहीं होता कि भाई बीवी को मिलना हिस्सा प्रॉपर्टी में, मतलब बीवी का पैसा मेरा पैसा होगा ना। तो ये भी होता है, तो इस वजह से भी उनके मुंह सड़े रहते हैं। तो बहुत ही आम परिवारों में आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब किसी बड़े की डेथ होती है तो कैसे पूरा कुनबा इकट्ठा होता है। बट अब तो खैर इतना लंबा लंबा सोग नहीं चलता है, अब तो 4 दिन में ही सारा खेला ख़त्म हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकली सही भी है, क्योंकि अब लोगों के पास ना इतना टाइम है, ना लोग किसी की ज़िंदगी में इतना झांकना चाहते हैं। चलो झांकना तो फिर भी चाहेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में झांकने नहीं देना चाहते हैं। और अब लोग भी जानते हैं कि भाई अफसोस करने तो कोई हमारे घर आ नहीं रहा है, हमारे घर के मज़े लेने आ रहे हैं। तो भाई ये सब जो है इतना लंबा अफसोस का जो प्रोग्राम है उसको कट शॉर्ट करो, उसको सिर्फ 4 दिन में ही ख़त्म करो, नहीं तो 13-13 दिन के बाद एक वो क्रिया भी होती थी। और
बहुत ही ज़्यादा मतलब जलसा एक तरीके से तब्दील में कन्वर्ट हो जाता था। यानी कि जो अफ़सोस करने लोग आते थे वो एक टाइम उस घर में आकर जलसा करने लगते थे, क्योंकि इतने कुक बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं। एक टाइम पर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो है ये अफ़सोस करने आए हैं या पार्टी मनाने आए हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अफ़सोस करने आते हैं और घर के नक्शे देखने लग जाते हैं। अच्छा ये घर ऐसे बनवाया था, अच्छा ये कमरा यहाँ पर है, अच्छा ये वहाँ पर है। तो ऐसे भी होता है, हर कमरे कमरे जाकर देखेंगे कि बड़ा अच्छा बनाया है, ये बनाया है। भाई तुम अफ़सोस करने आए हो। कुछ लोग होते हैं बेचारे जो जेन्युइनली अफ़सोस करने एक जगह पे बैठे हैं तो वहीं पे बैठे रह गए। और कुछ ऐसे होते हैं कि जाओ जाओ घर देख लो, यही तो मौके होते हैं, फिर कहाँ मौका मिलना होता है। तो ये उल्टी सीधी बात करने वाली जो दुनिया होती है ना, इसके रंग भी बड़े अजीब होते हैं। हालांकि मैंने तो शायद अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा बता दिया, फिल्म के बारे में मैंने थोड़ी कम ही बात कर ली। लेकिन ये फिल्म इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। अच्छा, एक चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई कि जो अ, मैं कहूँगी सुप्रिया पाठक का जो पोता होता है ना, उसका अफेयर, सॉर्ट ऑफ अफेयर कोनकना सिंह जो उसकी चाची होती है ना, उससे भी थोड़ा सा वो भी एक चीज़ दिखाई गई है। हालांकि कोनकना थोड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लड़की होती है, नो मैटर उसकी भले ही अपने सास ससुर से नहीं बनती, हस्बैंड से भी नहीं बन रही होती है, बट वो इतनी भी कैरेक्टर की लूज़ नहीं होती है। वो अच्छे खासा विक्रांत मैसी को सबक सिखा देती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और सच बताऊं तो ये भी एक रिश्तों का पहलू होता है। कभी कभी जॉइंट फैमिली में, बड़ी फैमिली में कुछ ऐसे भी रिश्ते बन जाते हैं जो समाज के सामने अगर आए तो भाई समाज को ही एक तरीके से सदमे में डाल दें। तो ये भी एक सच्चाई दिखाई है, और बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में, और काफ़ी नेचुरल सबका परफॉर्मेंस है। मैं तो यही कहूँगी कि एक एक चुन चुन के नगीने सीमा पावा जी ने ढूंढ कर लाई हैं, और उन नगीनों ने अपनी कला के दम पर जो है इस पूरे फिल्म को अपने अभिनय से जगमगा दिया है। वो कहते हैं ना, एक जमा जब इतने सारे फनकार होंगे तो फिर तो भाई आप जो ऑडियंस हो वो आपकी नज़रें तो इधर उधर थकी जाएंगी, किसको देखें किसको ना देखें। तो सबने अपने किरदार में जस्टिस किया है। आपको वाकई देखकर लगेगा कि ये एक असली का परिवार है, और ये असली की एक दुखी महिला है। और एक वाइफ का एक पेन दिखाना, एक गिल्ट दिखाना कि पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, मैं उस टाइम पर गुस्से में थी, मुझे क्या पता था कि वो आखिरी के चंद पल हैं। तो ये बातें भी मतलब काफ़ी इंसान के जाने के बाद ही याद आती हैं और इंसान रोता है। मुझे याद है मेरी दादी, जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी ना, तो वो काफ़ी रोती थी छुप छुप कर कि भाई एक हफ्ता हो गया, अ, इस टाइम पर वो आए थे, एक हफ्ते पहले वो ज़िंदा थे। तो इस तरह की मेमोरीज़ आती हैं, रोता है इंसान, पर अपने बच्चों के लिए फिर इंसान चुप कर जाता है। औरतें जो होती हैं इस मामले में बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो जल्दी चीज़ों में एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, उस टाइम पर वो थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा दिखती हैं, रोती हैं, चीखती चिल्लाती हैं, लेकिन बाद में वो संभल जाती हैं क्योंकि उनका सब कुछ वेंट आउट हो जाता है। जो आदमी लोग होते हैं ना, वो उस टाइम पर रोते नहीं हैं, एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। जिनकी वाइफ्स की डेथ हो जाती है, बहुत कम ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं उस टाइम पर, जो असली में बड़ा गम मनाते हैं, सोग मनाते हैं कि हमारी लाइफ पार्टनर चली गई। लेकिन ज़्यादातर जो आदमी होते हैं ना, वो बस आते हैं, टीवी चला के बैठ जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे साइलेंटली ना उनका दुख बाहर आने लगता है। वो एकदम अकेले हो जाते हैं, कटे कटे से हो जाते हैं, ना मिलते हैं ना जुलते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता उनकी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये आदमियों का एक तरीका होता है। तो खैर, मैंने अपनी दादी को ये चीज़ें करते हुए देखा था, तो मुझे याद है। और ये
काफ़ी पुरानी बात है। और मेरी दादी ने काफ़ी वक्त निकाला मेरे दादाजी के जाने के बाद, 20 साल से भी ज़्यादा उन्होंने वो ज़िंदगी उन्होंने जी है और काफ़ी अच्छी लाइफ जी है उन्होंने। वो बात अलग है कि उनकी 90+ एज हो गई थी, तो फिर जब इंसान 90+ हो जाता है तो वो इतना हेल्दी हार्टी तो नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ तो उसके साथ लगा रहता है। और अब जो है कुछ अभी आने वाले कुछ समय उनमें उनको 5 साल हो जाएंगे इस दुनिया से गए हुए। तो ऐसा लगता है कि कल ही की बात है, मतलब ये होती हैं मेमोरीज जो अ, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनकी एक अलग ही आपके जहन में जगह होती है। तो ओवरऑल ये फिल्म आप देख सकते हैं। और कि भाई मैयत में भी कितने ड्रामे हो जाते हैं, कितनी सौदेबाजी हो जाती हैं, कितने बिजनेस बन जाते हैं। कुछ लोग तो मैयत में अफसोस करने आते हैं, फिर अपने बेटे बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। अच्छा अच्छा, इनका पोता है, इनकी पोती है, हाँ मेरे पास भी एक रिश्ता है। बहुत कुछ होता है, मतलब क्या बोलूँ मैं। लेकिन इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी। और मतलब कि मैं एक बात भी बोलना चाहूँगी, अगर औरत थोड़ी एंटरप्राइजिंग हो, थोड़ी समझदार हो, तो वो बहुत कुछ चीज़ों को संभाल सकती है। और आत्मविश्वास है अगर एक औरत के पास, सूझबूझ है, समझदारी है, हर चीज़ को टैकल करना जानती है, तो वो सरवाइव कर सकती है। ये भी इस फिल्म में मैसेज देने की कोशिश की गई है। और वो कैसे कोशिश की गई है वो आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो हर एक किरदार की अपनी एक समस्या है। कैसे बच्चे जो हैं, थोड़ा सा होता है कि भाई बाप ने बच्चों के लिए कर्ज़े उठाते हैं, लेकिन जब बच्चों पर वो कर्ज़े चुकाने की ज़िम्मेदारी आती है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई हम कैसे चुकाएं, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारा भी तो काम धंधा कैसे चल रहा है, ये है वो है। जबकि वो भूल जाते हैं कि भाई तुम्हारे काम धंधे, तुम्हारी शादियां करवाने के लिए ही कर्ज़े वगैरह लिए हैं। बेटियों को भी कर्ज़े दिए हैं उनके पतियों की वजह से, वो कहाँ से चुकाएं। मतलब फिर होता है कि भाई बेटी से क्यों पैसा ले रहे हो, मैं तो दूसरे घर की हूँ। लेकिन जब कर्जा चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है, तो बेटी बाप के पास दौड़ के आ जाती है। लेकिन बाप के जाने के बाद जब बाप के नाम पर इतना कर्जा चढ़ जाता है तो फिर लगता है कि भाई मैंने ही थोड़ी ना अकेले किया है, और भी तो लोगों के लिए दिया है। ठीक है चलो इतना होगा मैं वापस कर दूंगी, ठीक है वो अपनी सबकी मर्जी है सबकी। देखो मैं ये नहीं कहती कि सब झूठ बोल रहे होते हैं, वाकई पैसे की तंगी तो देखो सबको है, क्योंकि हर तरीके के खर्चे अब बढ़ गए हैं, इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो मैं उस बात को मानती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कैसे भी करके अपने माँ बाप की ऊपर जो कर्जे होते हैं उसको धीरे धीरे करके उतार देते हैं, और मेहनत करके। वो बात अलग है कि उनका परिवार सफ़र करता है, बच्चे सफ़र करते हैं, वाइफ सफ़र करते हैं। लेकिन वो भी ये बात समझते हैं वाइफ और बच्चे भी कि ठीक है भाई कोई नहीं, जब बाप ने इतना कुछ किया है तो फिर बेटा किस काम का जो अपने बाप की यू नो जो चीज़ें बाप छोड़ कर गया है वो बेटा पूरा ना करे, तो फिर वो बेटा किस बात का। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, बच्चे, वाइफ, ये लोग तो सफ़र करते हैं लेकिन इनके सफ़र को कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो खैर बाद में जब बात चलती है तो बहुत कुछ निकल कर आती है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मैटर्स मैंने देखे हैं जहाँ पर सबको सेटिस्फाई करने के चक्कर में डिवाइड एंड सबकी जो डिवाइडेशन होती है, सबको इक्वली बंटवारा करने में बहुत कुछ कर्ज़े भी उठा लिए जाते हैं। और फिर उन कर्ज़ों को चुकाने के लिए इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम अपना काम पे देना पड़ता है, और फैमिली निगलेक्ट होती है। फैमिली के भी शौक़ होते हैं कि घूमने जाएं, बाहर ये करें, महंगी महंगी कोई जगहों पे जाएं, लेकिन वो सारे शौक़ एक तरफ रख दिए जाते हैं। और फिर एक ही मकसद होता है कि जो कर्ज़ा चढ़ा है वो कर्ज़ा जल्द से जल्द उतर जाए। तो ये बात होती है। दूसरों के मकान बनाते बनाते ना कुछ लोगों के अपने घर में दरारें आ जाती हैं।
ये भी एक लाइफ का एक पहलू मैंने देख रखा है। तो खैर किस्से तो बहुत है, खुलकर तो मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन अपने आसपास मैंने ये सारी चीज़ों को जाना है, समझा है। तो कोई इस फिल्म को देखकर मुझे थोड़ा पुरानी किस्से याद आ गए, तो सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आई डोंट नो कितना वीडियो मेरा लंबा हो गया है, क्योंकि मैं बड़बड़ बड़बड़ करती हुई बोलती चली जाती हूँ। पता नहीं मैं आपको कितना बोर करती होंगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो बहुत कोशिश करती हूँ कि छोटे पॉडकास्ट बनाऊँ, बट बहुत रेयर कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसके बारे में मेरे पास ज़्यादा कुछ बात करने को होता नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, बट ये फ़िल्म वाकई बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच है। और इसे देखकर आप लोग भी इससे काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे इंसान के जज्बात को। और एक पैसा एक ऐसी चीज़ है, सच कहूँ तो, जो इंसान से भी ज़्यादा एक टाइम पर आपको प्यारा लगता है कि ज़िंदगी में कोई हो या ना हो, लेकिन पैसा आपके साथ है तो आप बहुत कुछ कर लोगे। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन मेंटल पीस ही नहीं है, तो वो पैसा उनका सारा डॉक्टरों में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है। जो उनके आसपास हेल्पर हैं वो उनसे पैसा खींच रहे हैं। तो एक ये भी साइड इफ़ेक्ट होता है पैसों का भी। तो मतलब इन शॉर्ट, कोई भी कहीं तरीके से सेटिस्फाई तो नहीं है। इतना मैंने तो ज़रूर जान लिया है अपनी ज़िंदगी में। मैंने जितना भी अनुभव कमाया है, जितने भी मेरे पास तजुर्बों के नोट और अनुभवों के सिक्के मैंने जो जमा किए हैं, तो उन जमा किए हुए सिक्कों से, अनुभवों से मैं यही बोल रही हूँ कि कोई भी इंसान खुश तो नहीं है। गरीब इंसान जो है वो अमीर को देखकर दुखी होता है, और जो अमीर इंसान होता है वो गरीब की सेहतमंद जो होती है अच्छी सेहत को देखकर दुखी होता है कि यार मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरे पास हेल्थ नहीं है। ये गरीब है लेकिन इसको कोई बीमारी नहीं है, तो ये मुझसे ज़्यादा अमीर है। और जो गरीब को लगता है भाई ये तो अमीर आदमी है, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। तो खैर इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो फ़िलहाल अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो ये फ़िल्म में सारे परफॉर्मर A1 हैं, और बहुत ही मतलब नेचुरल तरीके से इसकी डायरेक्शन है। कोई भी ऐसा कोई लाउड कॉस्ट्यूम नहीं है, पूरे तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट रखा गया है, और पूरा का पूरा जो है नेचुरल सेटअप है। और आम घरों की ज़िंदगियों में जो मसले होते हैं वो सारे मसले आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। ख़ास तौर पे तब जब घर के मेन सदस्य की, मुखिया की, बुज़ुर्ग की जब डेथ होती है, तो कैसे कुछ वक्त तक लोग चुप रहते हैं, फिर बाद में सबके मुंह एक एक करके खुलने लगते हैं। और फिर कैसे जब सारी प्रक्रियाएं ख़त्म हो जाती हैं तो धीरे धीरे करके सब लोग अपना अपना सामान, बोरिया, बिस्तर बांध कर चले जाते हैं। मैंने देखा था जब धीरे धीरे करके सबकी विदाई हो रही थी तो सब लोग इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि अफ़सोस करने आते हैं तब रोते हैं, फिर बीच में एकदम नॉर्मल बातें, हंसी मजाक शुरू हो जाता है, और फिर जाते जाते लोगों को याद आता है कि अच्छा हम तो इस वजह से आए थे, तो चलो अब हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। और मेरी दादी से भी सब लोग जो रिश्तेदार थे वो सब मिल के जा रहे थे। वो बात अलग है कि फिर धीरे धीरे अब तो उनमें से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, और बस अब क्या कह सकते हैं। अब तो खैर ये ऐसा फील होता है कि जब कभी कोई हमें मिलता है तो हमें ये नहीं पता होता कि ये इसके बाद हमें दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी दादी के डेथ पर महसूस करी। मेरी जो दादी के जो ब्रदर थे, जो उनके सगे भाई थे, वो आए थे। मेरी दादी के एक ब्रदर की तो काफ़ी पहले डेथ हो चुकी थी, मतलब कुछ मेरी दादी के डेथ से कुछ 4-5 साल पहले। तो ये ब्रदर आए थे, और ये मेरी पूरी जो दादी की जो भी प्रक्रिया थी उसमें सब रिचुअल्स पूरे करने के बाद ये अपने घर चले गए, और विद इन 2 मंथ्स इनकी भी डेथ हो गई, जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। ये मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे से बात कर रहे थे। इनकी तब ये भी जाने वाले थे,
सारा, क्योंकि इनकी भी वाइफ की कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले ही डेथ हो गई थी, तो ये काफ़ी बातें करते थे अपनी वाइफ की भी कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, बड़ी कमी लगती है, बहुत कमी महसूस होती है। और मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब एक तरीके से इनको हम काफ़ी अच्छे से जानते थे, मानते थे, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था, मतलब हमारी फैमिली का। तो ये काफ़ी फ्रेंडली भी थे हमसे, तो हम इनसे बात कर रहे थे, सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब इनकी डेथ का मैंने सुना ना, तो मुझे बड़ा शॉक लगा कि कोई भी मतलब किसी का पता ही नहीं होता कि कोई हमारे पास बैठा है और फिर उसके बाद जब वो जा रहा है कि अच्छा मैं चलता हूँ, तो हमें ये नहीं पता कि ये दोबारा हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सेम इनकी जो वाइफ़ थी, वो भी काफ़ी मुझसे कनेक्टेड थी, मुझे काफ़ी प्यार करती थी। और वो भी मतलब उनकी डेथ से पहले जब वो मिलने आई थी, तो वो भी ऐसे ही मेरे साथ बैठी हुई थी। और फिर उसके बाद वो मेरी दादी तब थी, तो दादी से मिलकर जो हैं वो चली गई। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद उनकी भी डेथ की खबर मिली, जो काफ़ी बुरा लगा। ऑफ कोर्स मेरी दादी से काफ़ी क्लोज थी इनकी वाइफ। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी कि मतलब लाइफ में हमें नहीं पता कि कोई हमारे साथ कितने टाइम से है, कौन कब तक हमारे साथ में रहेगा। ये बातें हमें यंग एज में नहीं पता होती थी, लेकिन अब क्योंकि इतना कुछ लाइफ में देख लिया है ना, अब तो जो मिलता है उससे बहुत अच्छे से मिलने का कभी कभी मन करता है। कभी कभी थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है कि क्या है ये है, लेकिन फिर एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि क्या पता यार, क्या पता ये ना हो या हम ना हो। ये भी एक बात मतलब मैंने फील करी है। तो खैर, ये भी ज़िंदगी का एक पहलू है जो अब समझ में आता है, जो यंग एज में नहीं समझ में आता। बट खैर ठीक है, जो भी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई। अब इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देखिएगा। एक बार तो देखना बनता है, कुछ अलग कंटेंट है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने जो फिल्में देखी होंगी अक्सर वो ऐसी होंगी कि भाई एक जगह पे शादी है तो सब वहाँ पर एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, तो एक माइंडसेट क्या होता है। लेकिन आपको पता चले कि भाई आप किसी की डेथ हो गई, आपके किसी करीबी की, और आपको वहाँ जाना है, तो क्या माइंडसेट होता है, और फिर आगे आगे कैसे कैसे आपका माइंडसेट चेंज होता है, क्या क्या एनवायरनमेंट आपको झेलना पड़ता है। और जो आपस के जो बच्चे होते हैं उनका कैसे इक्वेशन बनता है अपनी मदर के साथ कि भाई मदर अकेली हो गई है, अब हमें कैसे संभालना है। बेटियों का अपनी माँ की तरफ कि भाई अब तुम किसके साथ रहोगी माँ। तो ये सारी बातें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। और कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर होंगे जो मैंने शायद डिस्कस नहीं किए या मैं भूल गई, बट मैंने जहाँ तक है अपनी बात मैंने ज़्यादा बोली है, फिल्म की बात मैंने थोड़ी कम की है। हालांकि जो मैंने बातें की हैं उसमें से कुछ बातें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी, कुछ बातें मैंने अपना मन हल्का करने के लिए या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए करी है। तो खैर, अब बस अब मैं बंद कर रही हूँ, बहुत हो गया। तो बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो। बाय, थैंक यू सो मच।